जब भारत के हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी कि उनको बताया जा रहा था कि वो मुल्क के अकेले ऐसे दुश्मन हैं, अगर वो रास्ते से हट जाएं तो विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान। इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सजा देने लगी हैं। रूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक एक साथ 50 बुलडोजर मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। अभी छोटी सी वीडियो क्लिप जो आपने देखी, इसका एक बड़ा हिस्सा बाकी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो औरत इस वीडियो के अंदर बोल रही है, इनका नाम है आरफा खानम। ये दावायर की पत्रकार हैं और अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर न्यूज़ को कवर करती हैं। आप लोगों को याद होगा, अब से ठीक 1 साल पहले हरियाणा के मेवात में दंगे हुए थे। उन दंगों की रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी और इन्होंने वहां पर जाकर जो रवैया, जो चीज़ें वहां पर देखी, वो दुनिया के सामने रखी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था कि किसी एक विशेष समुदाय की ज़मीनों को, उनकी मकानों को और दुकानों को गिराया जा रहा था। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की है कि क्या गोदी मीडिया इस हद तक नीचे गिर चुका है जो किसी एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैला रहा है, या मैं यूं कहूं कि मुसलमानों को लेकर ऐसी बातें कर रहा है कि जिससे पूरे देश के अंदर गलत मैसेज जाए, गलत संदेश जाए और लोगों के मन के अंदर एक नफरत बढ़ जाए। ये मुस्लिम महिला पत्रकार हैं। इस वीडियो में जो कुछ ये बता रही हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को 2 मिनट देख लिया तो उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि आज के जो मौजूदा हालात हैं उनमें ये चीज़ें कितनी बड़ी काम की हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई घटना घटित होती है तो पूरा गोदी मीडिया एक तरफा खबरें चलाने लगता है, एक तरफा ऐसी बातें करने लगता है जिससे दूसरी साइड वालों को नुकसान हो। लेकिन इसी देश के अंदर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं, जब उनको ये महसूस होता है कि किसी एक साइड के ऊपर बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, किसी एक साइड के घरों को तोड़ा जा रहा है, किन्हीं विशेष लोगों के दुकानों को, मकानों को, पूरी तरह से उनके कारोबारों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये मंच से खड़े होकर कहती हैं कि हाँ भैया, मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं मुस्लिम महिला पत्रकार हूँ। और ये इसलिए कहती हैं कि जब लोग कहते हैं ना कि तुम तो मुसलमान हो, मुसलमानों का पक्ष ले रही हो, तो ये कह रही हैं कि पहले मुझे ये सुनने में बुरा लगा करता था, क्योंकि पत्रकार का कोई भी धर्म नहीं होता, निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करना होती है। लेकिन जब इन्होंने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी तो अब ये कह रही हैं कि मुझे खड़े होकर ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बात पर मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम पत्रकार हूँ, मुस्लिम महिला पत्रकार हूँ। अब इन्होंने ऐसा क्या देखा होगा जो इनका दिल अंदर से मतलब इतना ज़्यादा, आप समझ सकते हैं कि भावुक हो चुका है कि लोगों को बातें बता रही हैं। फिलहाल इनकी ज़ुबानी, इनकी पूरी वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप यकीनन आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि असल मामला चल क्या रहा है। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से एक स्लो जेनोसाइड, एक तरह का नरसंहार चल रहा है, एक तरह की इकोनॉमिक अपार्थाइड। यहाँ पर इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सज़ा देने लगी हैं। अब यहाँ पर आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल, जिनका काम है आपको बचाना, वो आपको मारने पे, आपका कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर नूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक एक साथ 50 बुलडोज़र मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो लगा कि ऊपर से कोई हवाई हमला हुआ है। कई मीटर तक लगातार मेरी कार चलती रही और लगा कि कोई हवाई हमला हुआ है, सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया था। ऐसे वक्त में, जबकि ये पता नहीं कि आप सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, स्कूल के लिए निकले हैं, कॉलेज के लिए निकले हैं, शाम को आप सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं। मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो सिर्फ एक ट्वीट, एक खबर या एक तकरीर से दूर हैं बस जेल जाने के, ऐसे दौर में मुझे लगा, अब्दुर्रहमान साहब ने जब बात की मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इस किताब में थोड़ी देर के लिए मुस्कुराई मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये उम्मीद से भरी किताब है।
क्योंकि ये किताब सर्वाइवल की बात नहीं कर रही है, ये किताब हक़ की बात कर रही है। ये किताब रहम नहीं मांग रही है, ये किताब जो हमारा है वो हमें दे दिया जाए ये मांग रही है। तो इसलिए मुझे इसका भी एहसास हुआ कि इस किताब के ज़रिए 20 करोड़ मुसलमानों का जो एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर है उसकी उम्मीद भी बताती है ये किताब, और हिस्ट्री से हमें रूबरू कराती है कि ठीक है, जो तारीख़ है उसने बहुत बुरे दौर देखे हैं, इससे भी ज़्यादा बुरे दौर देखे हैं, और वो दौर गुज़र गया, ये दौर भी गुज़र जाएगा। जब आप पन्ने पलटते हैं तो बहुत सारे स्याह पन्ने नज़र आते हैं। इस किताब के ज़रिए भी मैंने देखा कि इस किताब में भी इससे ज़्यादा स्याह वक्त आया है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, मुसलमानों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और ख़ासकर ऐसे दौर में। अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आई हूँ यहाँ आने से ठीक पहले, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मिस्ट्री बना दी है, एक रहस्य बना दिया है, जिसमें कभी कुछ पता नहीं चलता कि सेशन जो है वो 5 दिन का अनाउंस कर दिया गया। अब लोग कयास लगा रहे हैं बैठे हुए कि क्या भारत, इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा, क्या संविधान बदला जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कानून आ रहा है वो होगा, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, या इसके अलावा विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा। यानी किसी भी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा दौर है जो इलेक्टेड डिक्टेटर्स का दौर है। ऐसे दौर में, इलेक्टेड डिक्टेटर्स के दौर में, जहां आपके लिए नहीं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। एक पॉलिटिशियन को वोट, सबसे ज़्यादा वोट और सपोर्ट तब मिलता है जब वो माइनॉरिटीज़ के लिए काम नहीं करता। कितना ज़्यादा वो माइनॉरिटीज़ के बीच अनपॉपुलर है, गैर मकबूल है, कितना जुल्म वो उठा सकता है, कितनी नफरत भरी बातें वो कर सकता है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर खून खराबे का, इसकी बुनियाद पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये बात कर रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें कई बहस के मौजू हैं, मैं कुछ रोशनी जल्दी से मीडिया पर भी डालूंगी, उस बारे में मैं ज़्यादा जानती हूँ। इसमें ख़ासकर जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेशन मांगें। बात हो रही है कि क्या मुसलमान अपनी पार्टी बनाएं, बात हो रही है क्या मुसलमान जो सेक्युलर पार्टी हैं उनमें अपनी जायज़ जो हिस्सेदारी है उसकी डिमांड करें, उसकी मांग करें। बात ये भी हो रही है कि क्या मुसलमान एक प्रेशर ग्रुप की तरह सियासत से बाहर बैठकर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है, ये सही वक्त नहीं है जब आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आपका चेहरा देखकर वोट इधर तो कम पड़ते हैं और उधर ज़्यादा पड़ते हैं। आपको दिखाकर पोलराइज किया जाता है वोटर को। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पूरे मुल्क पर लागू होता हो। हर स्टेट की अपनी लोकल रियलिटीज़ हैं। कहीं पर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, कहीं पर सेक्युलर पार्टी के अंदर हिस्सेदारी ठीक है, कहीं पर हो सकता है इलेक्शन ना लड़ना ठीक हो, कहीं हो सकता है एक तरह की ज़बान बोलना ठीक हो, कहीं दूसरी तरह की ज़बान बोलना ठीक हो। सबसे बड़ा मकसद ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इसमें एक तरह की स्ट्रेटजी, एक तरह की हिकमत अमली हो। बहुत कुछ ऐसा है जो खिलाफ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी फेवर में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो नफ़रत की आवाज़ें हैं, जो तशद्दुद की और वायलेंस की आवाज़ें हैं, वो इतनी ज़ोर से बोल रही हैं, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जो उसमें अमन की आवाज़ें हैं, जो एकता की आवाज़ें हैं, वो सुनाई कम देती हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी सुनी, ये बात काशीराम से भी सुनी नहीं बल्कि देखी। और दलितों का हाल मैंने देखा, ख़ासकर अपने स्टेट उत्तर प्रदेश में। मैंने ये भी देखा कि जहाँ छोटे लेवल पे भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप समझिए म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे भी जहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरे इलाके को तरोताज़ा कर देता है, पूरे इलाके को जान बख्श देता है। पूरे इलाके में मैं समझती हूँ कि जो ख़ासकर जो मार्जिनलाइज तबके हैं, उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग इस पूरी रेस पे सोशली इकोनॉमिकली आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि पावर के पूरे रिसोर्सेज जो हैं, जो पावर की नलियां हैं, वो स्रोत, वो जो सोर्सेज हैं, उन पर आपका कब्जा बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात आ रही है, एक मिसाल मैं सुन रही थी, आपसे भी बात करना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप
डाइनिंग टेबल पे नहीं है, अगर आपके पास कुर्सी नहीं है, आप खाने की मेज़ पे नहीं बैठे हैं, तो जो आप खा रहे हैं चीज़ें, जो मेन्यू है वो वहाँ पर आप हैं। ये आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि नहीं, अगर आप डाइनिंग टेबल पे नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। तो इस बात को बहुत ही अहम है समझना। लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और युसरा ने कहा एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होने के नाते, ये भी आप देखिए अलग अलग तरह की पहचानें मिली हैं इस दौर में। पहले मुझे बहुत सारे लोग आके सोशल मीडिया पे कहते हैं आप तो सिर्फ मुसलमानों की जर्नलिस्ट हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती हैं, आप तो सिर्फ उनके लिए रिपोर्टिंग करती हैं। पहले जब मुझसे कोई ऐसा कहता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं एक तबके की जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा समझती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, जहाँ बात आती है कमज़ोर तबकों की, चाहे वो मुसलमान हों, दलित हों, आदिवासी हों, किसान हों, मज़दूर हों। मैंने अभी सबसे पहले यहाँ औरतों का मसला उठाया। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड, फ्रीडम ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, राइट्स ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों से लगने लगा कि अच्छा लगने लगा जब किसी ने कहा कि आप मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। न जाने क्यों अब मैं इसे एक ताज की तरह पहनती हूँ। और इसकी एक वजह है। मैं समझती हूँ कि एक ऐसे दौर में जहाँ 20 करोड़ लोगों की आवाज़ इस तरह दबाई जा रही हो कि जूता उनके गर्दन पे रखा हो, ऐसे दौर में मैं 20 करोड़ नहीं, 20 लाख या 2 लाख लोगों की आवाज़, उनकी तकलीफ़, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, उनकी ज़िंदगी, अगर मैं उन्हें ज़रा सी भी आवाज़ दे पाती हूँ तो मेरा जर्नलिज्म, मेरी सहाफ़त कारगर है। तो दोस्तों, आरफा खानम ने इस वीडियो के अंदर जो बताया, आप उस बात से सहमत है या सहमत नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। इस घटना को 1 साल का समय बीत चुका है। हरियाणा के अंदर जो हुआ था, वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से जो देखा, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई इस तरह की घटना होती भी है तो उसको कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर वो काम को किया जाता है। कोर्ट के अंदर ये बात रखी जाती है कि ये चीज़ अतिक्रमण है, इसको ऐसे हटाया जाएगा। पहले नोटिस दिया जाता है उन लोगों को, घर खाली करने की बात कही जाती है। उसके बाद बहुत सारे कानून के ऐसे प्रकरण हैं जिनको अपनाया जाता है। अगर इंस्टेंटली आप बिल्डोज़र भेजकर किसी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कराते हो तो वो कानून के नज़रिए से सही नहीं। आपने देखा लगातार, जैसे कि आरफा खानम बता रही हैं कि 50-50 बिल्डोज़र एक ही दिन के अंदर वहां पर चल रहे हैं और इस तरह से लोगों के घर, मकान और दुकानों को तोड़ रहे थे, जैसे कि ये लोग भारतीय नागरिकता नहीं रखते हों, विदेश से आए हुए लोग हों। भारत के अंदर रहने वाले एक विशेष तबके के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर आरफा खानम का मन दुख से भर गया और मंच से खड़े होकर इन्होंने पूरी सारी बातें बताई। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अलग अलग वीडियोस के अंदर इन्होंने ये जानकारी दी है कि अब लोगों को सुधर जाना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि हमारे जो मौजूदा हालात हैं वो किस तरह के हालात हैं। भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था के अंदर हमें किस तरह से फिट होना है इसका बाखूबी ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं कहूं तो आज के दौर के हिसाब से हर एक व्यक्ति को संविधान की पूरी नॉलेज होना चाहिए। इतनी पतली किताब होती है संविधान की। जैसे स्कूलों के अंदर जाकर आप अपने बच्चों को बाकी शिक्षा पढ़ाते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारी चीज़ें किताबें पढ़ाते हैं। हर एक बच्चे को संविधान की किताब भी पढ़ाओ। संविधान के अंदर हमारे क्या अधिकार हैं उसके बारे में हर एक घर के बच्चे को पता होना चाहिए, ताकि समय आने पर चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वकील हो, हर किसी के सामने खड़े होकर वो बोल सके। आपसे मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हर एक व्यक्ति को संविधान की किताब पढ़ना चाहिए और भारत के अंदर संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उस चीज़ के बारे में भी जानना चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।